दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से आज की तारीख इस बात के लिए मुतय्यन की गई है कि इस दुनिया में इंसानों के जो बुनियादी हुकूक है, जो उनके ह्यूमन राइट्स है, वो रेस्पेक्ट किए जाएं। भारत में आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसने फंडामेंटल राइट्स को और ह्यूमन राइट्स को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसमें फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ यानी फ्रीडम ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं तो फ्रीडम ऑफ लाइफ डिग्निफाइड लाइफ, फिर फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फिर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ये सब तकरीबन 7 राइट्स हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। दूसरी बात यह कि हम जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, उसके सिग्नेटरी भी हैं। इस एतबार से हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। वो लोगों के ह्यूमन राइट्स को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हमारे संविधान में, और जो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो हम सिग्नेटरी बने हैं, तो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स को कितना रेस्पेक्ट किया जाता है, इस बात को हमें जायजा लेना चाहिए। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स से हमारी मुराद ये होती है कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, इनको ये हक हासिल है कि एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए जो राइट्स उन्हें चाहिए वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे उनके लिए हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइवलीहुड के राइट को भी एक राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। कोई बच्चा भूखा ना मरे, कोई बच्चा नंगा ना रहे, कोई शख्स बगैर शेल्टर की जिंदगी ना गुजारे, किसी शख्स को आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े, कोई भी आदमी को जो आज़ादी हमारे देश में संविधान में दी गई है अपनी बात कहने की, इजहार ख्याल की, राइट टू फ्री स्पीच की जो आज़ादी हमें हासिल है, राइट टू डिसेंट की जो हमें हासिल है, वो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, बाकी रहे। इस पहलू से हम जायज़ा लेते हैं अपने देश का, तो हमें महसूस होता है कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक है, जो इंसानों के फंडामेंटल राइट्स है, उसका हम देखते हैं कि हर सतह पे वायलेशन हो रहा है। और ये वायलेशन जितना इंडिविजुअल की तरफ से हो रहा है, जितना किसी व्यक्ति की तरफ से हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा स्टेट वायलेट कर रही है। जो स्टेट जिसको हमारे राइट्स को सुरक्षित करना चाहिए, जिस स्टेट को ये देखना चाहिए कि जो राइट्स हमने दिए हैं अपने संविधान में वो राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, वो खुद ऐसे कानून बनाती है, ऐसे रास्ते अख्तियार करती है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स मुतासिर होते हैं। आंकड़ों की रोशनी में अगर हम जायजा लेकर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर राइट्स की क्या सिचुएशन है, पहली बात तो यह है कि सबसे बुनियादी बात यह कही गई है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिले, और उसके लिए एक मिनिमम कैलोरीज भी मुतय्यन किया गया कि इतना तो मिनिमम कैलोरीज हमको फूड मिलना चाहिए। लेकिन हम मिनिमम कैलोरीज को छोड़ भी दीजिए तो हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है 2019 की कि दुनिया के 107 लोगों में से हमारा जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 94 है। आप सोचिए कितने नीचे हम खड़े हुए हैं। हम दुनिया के गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, हम लोगों का पेट नहीं भर सकते, हम लोगों को सर छुपाने के लिए छत नहीं दे सकते। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे जिंदगी गुजारते हैं, फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते हैं, वहीं पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं और वहीं मर जाते हैं, उन्हें छत देखना नसीब नहीं होता। फिर एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरत इस बात की है कि हर बच्चे को ये अधिकार हासिल है उसका कि उसे अच्छी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। इस पहलू से भी अगर हम जायजा लेकर देखेंगे तो 2009 में हमने एक राइट टू लाइफ के अंदर एक और राइट का प्रोविजन किया है, उसका इजाफा किया है। वो राइट है राइट टू एजुकेशन, आरटीई का जो कानून है। राइट टू एजुकेशन के तहत हमने ये बात कही कि हर बच्चे को 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन उसमें एक चीज का और इजाफा होना चाहिए, एक चीज को ऐड किया जाना चाहिए, वो राइट टू क्वालिटी एजुकेशन।
इसलिए कि अगर आप किसी बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं और किसी बच्चे को जो है बिल्कुल सर्व शिक्षा अभियान की तरफ डाल देते हैं, तो जाहिर है कि उसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो मेंटेन नहीं होती। तो राइट टू एजुकेशन के राइट को फ्री, कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन बनाया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी आबादी का, हमारे जो डेमोग्राफी है देश की, उसमें आबादी का 50% जो है वो महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं की जो दिशा है, महिलाओं की के सिलसिले में जो व्यवहार है हमारे समाज में, वो बहुत ही दुखदायक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। देखिए हमारे देश के अंदर क्राइम अगेंस्ट वीमेन का ग्राफ बराबर बढ़ता जा रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, और उनके साथ जो जहाँ पर वो जॉब करती हैं, नौकरियों में जाती हैं, वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन का होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में हर रोज़ 87 यानी हर रोज़ 87 महिलाओं का रेप होता है, और ये रेप के वाक़यात सिर्फ उम्र रसीदा महिलाओं के लिए तक महदूद नहीं है कि जो अडल्ट हैं, बालिग हैं, ऐसी नहीं महिलाएं, बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, ऐसी बच्चियों के रेप के वाक़यात भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन रेप के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें बड़ी मात्रा में पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं और करीबी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और इतने सख्त कानून के बाद, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हम महसूस कर रहे थे कि जो कानून बना है उसके बाद महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, महिलाओं के ऊपर रेप के वाक़यात में कमी आएगी, लेकिन कमी आने के बजाय उसमें इजाफा ही हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हम अपनी ख़वातीन को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे सोसाइटी के अंदर, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। उनका एक्सप्लॉयटेशन हर सतह पर होता है, घर में भी हो रहा है, घर से बाहर भी हो रहा है, जॉब में भी हो रहा है, पार्लियामेंट और असेंबलियों में भी हो रहा है, और जहाँ जहाँ भी वो अपने देश के तामीर में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहती है, वहाँ उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो हम समझते हैं कि जब तक कि हम अपनी देश की महिलाओं को, अपनी माँ और बहनों को सम्मान नहीं दे सके समाज में, हम उन्हें बराबरी का हक ना दे सके समाज में, हम उन्हें सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट ना करें, तो हम समझते हैं कि हमारा देश अगर वर्ल्ड गुरु बनना चाहता है तो उसे अपनी महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और उनकी डिग्निटी, चेस्टिटी का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार बंद होना चाहिए। फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को, जिनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, पढ़ने लिखने के दिन होते हैं, उन्हें अपने घर को चलाने के लिए चाइल्ड लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चाइल्ड लेबर के तौर पे उन्हें जॉब करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो ऐसी जगह जॉब करना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा, यानी वहाँ पे जॉब करने पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे पॉइजनस गैसेस है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में इस वक्त जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि 2011 का जो सेंसस है वो हमें बताता है कि इस वक्त 10.13 मिलियन चाइल्ड लेबर है इंडिया के अंदर। आप सोचिए, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो चाइल्ड लेबर के नाम पर हम अपने बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिनको आपका संविधान ये हक देता है कि राइट टू एजुकेशन का, कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन वह चाइल्ड लेबर बने हुए हैं और वो घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई को, अपने बचपन को दांव पे लगा दिया है उन्होंने। इसी तरह से हम देखते हैं किसी भी देश के अंदर आज़ादी का मतलब, इक्वल राइट का मतलब यह है कि वहाँ पे लोगों को पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से रहने की आज़ादी हो, बातचीत की आज़ादी हो, अपने लिए जॉब सेलेक्ट करने की आज़ादी हो, आगे बढ़ने और तरक्की करने के बराबर के अवसर उन्हें प्राप्त हों। लेकिन इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर हर साल सुसाइड का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे फार्मर्स किया करते सुसाइड, यानी किसान, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सुसाइड करते थे, और आज हमारे मजदूर भी सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो ये है कि 1 लाख में 16.4 लोग हर रोज सुसाइड करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भी हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। 2019 का जो हमारे पास हमने
नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं वही बताते हैं कि 51,56,176 कॉग्निजेबल क्राइम एक साल में हुए। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब हम इस पहलू से ज़्यादा देखते हैं कि हमारी सरकार लोगों को इक्वल राइट देने के लिए, बराबरी के अवसर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में जो दायित्व सरकार का है, जिस तरह उसको निभाना चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा है। फिर सरकार जिस तरह के काले कानून बनाती जा रही है दिन ब दिन, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो लोगों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में बहुत सारे ज़ाब्ते पहले से बने हुए हैं, लेकिन बाद ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इन ज़ाब्तों से परे होते हैं। जैसे यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, एनएसए, एफ्स्पा है। ये कानून जो है पुलिस को एक इम्यूनिटी दे देते हैं, जिसको चाहे जब चाहे गिरफ्तार कर ले और लंबे अरसे तक जेल में रखे, बेल 6 महीने तक, 1 साल तक नहीं मिल सकती। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त में हम ये देखते हैं कि जिस तरह सरकार ने सीए एनआरसी का कानून मंजूर किया पार्लियामेंट में, उस पर पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला दिसंबर से लेकर मार्च तक के, और उसमें महिलाएं, उसमें नौजवान, उसमें बच्चे, उसमें बूढ़े, हर एक ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ दिल्ली में दंगे हुए फरवरी के एंड में, और वो दंगे किसने भड़काए, क्यों भड़काए, हर आदमी जानता है, सबको मालूम है। लेकिन ये हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अब एक एक करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कम से कम अभी तक 23 लोग ऐसे हैं जिनको जो जेल में डाल दिया गया है, और उन पर बड़े बड़े ऑफेंसेस लगाए गए हैं, क्राइम के बड़े बड़े ऑफेंसेस उन पर लगाए गए हैं। यूएपीए भी लगाया गया, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया, यानी सेडिशन का कानून भी लगाया गया, 120B भी लगाया गया, 307 भी लगाया गया, 302 भी लगाया गया। मतलब ये कोई भी ऐसा कानून नहीं है, सबसे सब कानून नहीं है जो उन पर लगाया न गया। और ये इसी तरह से हम देखते हैं कि भीमा कोरेगांव का एक वाकया हुआ था, किन लोगों ने किया था हर आदमी जानता है। लेकिन अब उसके नाम पर हमारे यानी सोशल एक्टिविस्टों को, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को, जो आदिवासियों में काम कर रहे हैं, जो दलितों में काम कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स में काम कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें 80 साल के राव भी हैं, फादर स्टैनले हैं, फादर स्टैन है, और सुधा भारद्वाज हैं, और कितने लोग हैं। लेकिन पिछले 2 साल से उनका केस लिंगर ऑन हो रहा है, सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही है। और फिर उनको जो जिनके हाथ में राशा है, जिनके हाथ में पार्किंसन है, वो अगर पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए अगर वो मांग रहे हैं, स्ट्रॉ मांग रहे हैं, तो स्ट्रॉ भी कोर्ट तक उनको नहीं दी जा रही। तो ये जो सिचुएशन है, फिर हम देखते हैं कि ये जो CANRC में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उमर खालिद है, खालिद सैफी है, आसिफ तन्हा है, और दिवांगा कालिता है, पिंजरा तोड़ ग्रुप के लड़कियां हैं, अफशा हैं, और गफूरा जरगर है। इन लोगों को जिस पर इन पे यानी एकदम कंकॉक्टेड और फैब्रिकेटेड चार्जशीट बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आज वो जेल के अंदर 7 महीने से 8 महीने से पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है जो हमारे देश में हो रहा है। फिर हम देखते हैं सरकार ने जिस तरह कश्मीर में से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है पार्लियामेंट में, जिस तरह से हमारे नदी को असंवैधानिक तरीके से उसको किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया उसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन आज तक वहां सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह CANRC को भी 1 साल हो गया वहां पे चैलेंज किया गया है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाल ही में सरकार ने 3 फार्म बिल मंजूर किए। आज पूरे देश का किसान सड़क पर खड़ा हो गया आकर। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से किसान आगे खड़ा हुआ है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बातचीत के 7 राउंड हो चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। तो जो कानून आप किसी समुदाय के लिए या किसी ग्रुप के लिए, किसी सेक्शन के लिए बनाते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उससे बात की जाए, उसकी संस्था से बात की जाए। हमारे यहाँ इस वक्त में कई देश के अंदर किसानों की संस्थाएं हैं, लेकिन किसी से कोई बात नहीं की गई। एक तरफा तौर पर कानून मंजूर कर लिया गया पार्लियामेंट में। लोकसभा में चूंकि इनके पास फिगर्स हैं, तो वहां तो आसानी से मंजूर हो जाता है, लेकिन राज्यसभा को भी जिस तरह से ये पार्टी मैनेज कर रही है,
वो अच्छी तरह से लोगों के सामने रहना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि लेबर के सिलसिले में भी उनके जो संवैधानिक अधिकार थे उनका हनन हो रहा है, उसका खात्मा किया जा रहा है। अभी जो कानून मंजूर किए गए उसके सिलसिले में भी कानून मंजूर किया गया, एनवायरमेंट के सिलसिले में जो कानून मंजूर किया गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कानून मंजूर किया गया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं के से दिलचस्पी है, आम आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पिछले टर्म में इस सरकार ने जिस तरह नोटबंदी की, जिस तरह जीएसटी लगाया और जिस तरह हमारे देश की जो जीडीपी है वो जिस तरह नीचे गिर गई है, यानी आप सोच भी सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी जो कभी 7 कभी 8 हुआ करती थी, आज वो गिर कर -23% तक पहुंच गई। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन को चेक नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी और हम सिर्फ ये दावा करते में रह जाएंगे कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन के हर पैरामीटर पर, चाहे वो एजुकेशन का पैरामीटर हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का पैरामीटर हो, चाहे वो हंगर का पैरामीटर हो, चाहे वो लाइवलीहुड का पैरामीटर हो, चाहे वो क्राइम का पैरामीटर हो, हर पैरामीटर पे हम बहुत नीचे चले गए। बल्कि मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस होता है कि हमारे करीब के जो देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये इन मामलात में हमसे आगे। तो ये मैं इस ह्यूमन राइट्स डे पर ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो लोगों की ह्यूमन राइट्स है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व नहीं करती है तो क्या लोगों की ह्यूमन राइट्स इसी तरह से जाया होते रहेंगे, इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे, इसी तरह से उनके साथ उनका हनन होता रहेगा? ये सिविल सोसाइटी की, देश के सोचने समझने वाले लोगों की, देश के बुद्धिजीवियों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड फराहम करने के लिए, उनकी 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 यानी एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ गुजारने में जिन जिन चीज़ों का दखल है, उसके लिए हमारे देश के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। जिस तरह फार्मर्स निकलकर सामने आए हैं, जिस तरह सीएए के सिलसिले में लोग निकलकर सामने आए थे, ऐसा लगता है कि सरकार को यही एक तरीका है समझाने का, यही एक तरीका है उसको ठीक करने का कि आप अपनी आवाज उठाएं, बोलें, इससे पहले कि आपको आवाज उठाने का मौका बाकी ना रहे, इससे पहले कि संविधान के अंदर ऐसे संशोधन हो जाएं कि आप आवाज तक न उठा सकें अपनी। आज भी आप देख रहे हैं जो लोग डिसेंट यानी राइट टू डिसेंट के तहत अपनी बात कह रहे थे, उनमें से कितने लोग जेलों के अंदर बंद कर दिए गए। लेकिन इससे पहले कि हम सब की आवाज बंद हो जाए, आइए खड़े होइए और मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स लोगों के बचाने के लिए और अपनी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज को सरकार के, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए हम आवाज उठाएं, हम एकजुट हों, हम जो है खड़े हों और हम सबके राइट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।